हम बात करेंगे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। सो बेसिकली प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है एक कॉर्नरस्टोन है इंडिया के एम्बिशन में। बेसिकली इंडिया ने अपना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अभी तक देखा नहीं है ठीक से। हमने वो स्टेप ही स्किप कर दी। हम एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विस सेक्टर में चले गए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही लिमिटेड रहा। तो अब हमें जो हमारा जो मेन ग्रोथ एक्सेलरेटर होगा वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन बढ़ाने से ही हो पाएगा जीडीपी में। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मेन एम्बिशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज़ करना। तो वो कंट्रीब्यूशन को 25% ऑफ जीडीपी तक लाना चाहते हैं ताकि इंडिया एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन सके। इंडिया अगर डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनना चाहता है तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स का मेन एम है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन को 25% ऑफ जीडीपी तक रेज़ करें। अब एक प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो कि ऑफकोर्स हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया का है, जो ऑफर करता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कंपनीज़ को ताकि वो अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सके। और जब उनका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा तो वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकेंगे बाहर से भी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक सेक्टर में, या एलिजिबल कंपनीज रिसीव करती है इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन देयर इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, क्रिएटिंग जॉब एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस। तो बेसिकली देखो, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम एक प्रोग्राम है जो इंडिया में है, जो ऑफर करता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कंपनी को ताकि वो अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सके और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके। स्पेसिफिक सेक्टर एलिजिबल होते हैं या कंपनीज एलिजिबल होती है इंसेंटिव रिसीव करने के लिए। अब वो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितना वो सेल कर पा रहे हैं मैन्युफैक्चर इन इंडिया, या फिर वो जो गोल है प्रोडक्शन बढ़ाने का वो कितना वो मीट कर पा रहे हैं, जॉब क्रिएशन कितना वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, या फिर वो इंडिया का मेक इन इंडिया कैसे प्रमोट कर रहे हैं, इम्पोर्ट डिपेंडेंस कैसे रिड्यूस कर रहे हैं। अब इंसेंटिव बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, कंपनी जो सर्टन क्राइटेरिया मीट करती है एंड इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन इंडिया आर एलिजिबल फॉर अ परसेंटेज ऑफ देयर इंक्रीमेंटल सेलर्स एज रिवॉर्ड। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है जो कि 100 रुपीज़ की सेल कर रही है, वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल बट लेट्स अज्यूम, तो 100 रुपीज़ की सेल कर रही है, तो उसका जो प्रोडक्शन है मान लो कि वो 200 वो प्रोड्यूस करी है, 100 सेल कर रही है, तो इट्स बेसिकली 50% उनका सेल हो रहा है। तो अब अगर वो क्राइटेरिया मीट करती है, अगर वो गवर्नमेंट बोल रहा है कि प्रोडक्शन का 50% अगर आप ये सेल कर पा रहे हो तो हम आपको परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंटल सेल को एज अ अवार्ड देंगे। तो अगर वो बोल रहा है कि 50% से सेल किया तो वो बोल सकते हैं कि 10% हम आपको एज एन इंसेंटिव देंगे बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। अब इन्वेस्टमेंट एंड सेल टारगेट क्या होता है? स्कीम सेट करता है स्पेसिफिक टारगेट फॉर इन्वेस्टमेंट कि उसको इतना इन्वेस्टमेंट कंपनी में होना चाहिए। इंक्रीमेंटल सेल कि अगर आप लास्ट ईयर आपका सेल वैल्यू 1000 था तो इस साल आपका सेल वैल्यू 1100 होना चाहिए, तो वो इंक्रीमेंटल सेल का टारगेट भी सेट करते हैं। फिर प्रोडक्शन फॉर कंपनीज टू क्वालिफाई फॉर इंसेंटिव। तो देखो, इंसेंटिव बेस्ड ऑन प्रोडक्शन है पहला चीज़, कि कंपनी जब कोई टारगेट मीट करती है और इन्वेस्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑन गुड्स को में, तो वो एलिजिबल होती है परसेंटेज ऑफ देयर इंक्रीमेंटल सेल एज रिवॉर्ड। सेकंड क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड सेल टारगेट की स्कीम स्पेसिफिक टारगेट सेट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, इंक्रीमेंटल सेल के लिए, एंड प्रोडक्शन फॉर कंपनीज टू क्वालिफाई फॉर इंसेंटिव्स। अब एक्सटेंडेड टू मल्टीपल सेक्टर। पहली बार जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, तो इट वाज लिमिटेड टू 14 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लेकिन अब उसको एक्सपैंड कर दिया गया है। पहले जब स्टार्ट होता था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में था, लेकिन अब उसको एक्सपैंड करके 14 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को वो कवर करने लग गया है। मतलब पहले प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लाया गया था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए, लेकिन अब उसको एक्सपैंड करके 14 सेक्टर्स को और वो कवर करने लग गया है। इसका मेन एम क्या है? ये हेल्प करता है सप्लाई, मेन एम नहीं मतलब एक साइड एम है कि वो एड करता है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। जैसे प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम को डिज़ाइन किया गया ताकि वो इनकरेज करे चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, मतलब कि हमें सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, उसको सिर्फ अपना एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं बनाना है, या मैन्युफैक्चरिंग बेस बियॉन्ड चाइना हमको रखना है ताकि हम सप्लाई चेन को रिस्क को रिड्यूस कर सकें। अब इससे क्या की टेक अवेज है कि पीएलआई स्कीम ने 11.76 लाख करोड़ वर्थ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है अक्रॉस 14 सेक्टर। टोटल सेल्स जो है पीएलआई बेनिफिशियरीज का वो क्रॉस कर गया 16.5 लाख करोड़ एज ऑफ मिड 2025। 12 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं इस स्कीम के अंदर इसके लॉन्च से।
ये जो है मोबाइल एक्सपोर्ट, फार्मा आउटपुट एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हैव सीन रिकॉर्ड ग्रोथ। तो अगर मैं पूछेगा कोई भी कि PLI स्कीम से क्या क्या हुआ है, तो पहला है कि इन्वेस्टमेंट जो है 11.6 लाख करोड़ हमने अट्रैक्ट किया है 14 की सेक्टर्स में। PLI बेनिफिशियरीज का टोटल सेल 16.5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है एज ऑफ मिड 2025। 12 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं स्कीम के अंदर। मोबाइल एक्सपोर्ट, फार्मा आउटपुट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सब में रिकॉर्ड ग्रोथ हमने देखा है। तो ये स्कीम जो है ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के गोल से अलाइन करता है। हमारा जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का जो गोल है उससे भी अलाइन करता है। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है, मतलब हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव हो रहा है। ये डिजिटल इंडिया को पावर करता है। कैसे? देखो, लोकल प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। मतलब ये मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा को ये लोकली प्रोड्यूस करता है और उसको एक्सेसिबल बनाता है। इस तरीके से वो सबके पास मोबाइल फ़ोन एक्सेस होगा, तो डिजिटल इंडिया का प्रमोशन हो गया। ये अलाइन करता है क्लोजली विथ इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को ऑलमोस्ट 76,000 करोड़ का पैकेज मिला हुआ है जिसका एम है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट, ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में आ सके। और देखो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जब ग्रो करेगा तब इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग और चिप डिज़ाइन है वो स्ट्रेंथन होगा और इंडिया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन से अपने आप को इंटीग्रेट कर सकेगा। इंडिया का सर्विस सेक्टर हैज़ लॉन्ग पावर्ड द इकॉनमी। ऑफ कोर्स इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, GDP में 50% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर हमें एक बैलेंस और रिजिलियंट ग्रोथ लेके आना है तो गवर्नमेंट को अपना फोकस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक की ड्राइवर है जॉब क्रिएशन में, एक्सपोर्ट में और सेल्फ रिलायंस में। 2020 में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया था। क्यों? ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सके, मतलब टारगेटेड एरिया पे फोकस करके। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव से हम स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के ग्रोथ को बूस्ट कर सकें। हमने इससे पहले ही सेंटेंस देखा था कि 25% ऑफ GDP तक हमें कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है मैन्युफैक्चरिंग का। अब अगर हम वे फॉरवर्ड में देखें तो पहली बात तो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अडॉप्ट करना है ताकि हम सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेके आए। फिर हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आना है ताकि स्टेट और सेंटर दोनों सिनर्जी में काम कर सके, एक साथ काम कर सके, ताकि स्कीम को स्मूथली इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर PLI गवर्नेंस सेल को सेटअप करें ताकि हम इंश्योर कर सके रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डेटा, इंसेंटिव फ्लो और उसका इम्पैक्ट असेसमेंट कर सके। फिर हमें लिंक करना है लोकल प्रोडक्शन यूनिट को FDI से, ये PLI गवर्नेंस सेल से, ताकि वो FDI अट्रैक्ट कर सके प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के थ्रू। हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, विच इज़ ऑल्सो, या फिर हम अभी ये देख सकते हैं, इट्स नॉट दैट बिग ऑल्सो। लेट्स कंटिन्यू। तो देखो, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या होता है? ये सपोर्ट करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या करता है, हमें सेल को बढ़ावा देने का बात कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सपोर्ट करता है, ये इन्हांस करता है एम्प्लॉयबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस ऑल सेक्टर। लेकिन इसका भी फोकस क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें इंडिया का ग्रोथ एक्सेलरेटर इज़ बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज ऑफ नाउ। सर्विस सेक्टर ने ऑलरेडी 50% कंट्रीब्यूशन कर दिया है। एग्रीकल्चर में क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हम सिर्फ 18% कंट्रीब्यूट करते हैं, 47% लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉय कर रखा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ वन सेक्टर जहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा और जहाँ से हम GDP में ऐड ऑन कर सकेंगे। तो इस स्कीम के अंदर क्या होगा, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर will get 1 month wage up to Rs 15,000. The employer will be given incentive for a period of up to 2 years for generating additional employment with extended benefit for another 2 years for manufacturing sector. तो देखो क्या होगा इस स्कीम के अंदर, पहला टाइम जो एम्प्लॉयज़ होगा उसको, मतलब जैसे फर्स्ट टाइम अगर जैसे मान लो मुझे एम्प्लॉयमेंट लगती है तो मुझे वो 1 महीने का जो वेज होगा अगर 15,000 तक है, मतलब मान लो मेरा वेज 50,000 लेकिन हमको 15,000 तक का वो वेज दे सकता है, एज एन इंसेंटिव मिलेगा। और एम्प्लॉयर को भी इंसेंटिव मिलेगा 2 साल तक। क्यों? ताकि वो क्यों मिलेगा? क्योंकि वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 2 साल का और मिलेगा। मतलब देखो, नॉर्मल एम्प्लॉयर को 2 साल का मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 4 साल का मिल जाएगा। तो हमें क्या पता चलता है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए और
एम्प्लॉयबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। इस स्कीम का भी मेजर फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन को लेके है। इस स्कीम के अंदर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को 1 मंथ का वेज अप टू 15,000 रुपीज़ मिलेगा पहली बार में। एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक इंसेंटिव मिलेगा ताकि जब वो जनरेट करेंगे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले को 4 साल तक मिलेगा जब वो जनरेट करेंगे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। ये स्कीम 2 पार्ट कंसिस्ट करता है। पार्ट ए फोकस करता है फर्स्ट टाइमर्स पे, पार्ट बी फोकस करता है एम्प्लॉयर्स पे। तो टारगेटिंग द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड विद EPFO, मतलब जो भी एम्प्लॉय EPFO के साथ रजिस्टर होंगे वो उसको ऑफर करेगा मतलब 1 मंथ का EPF वेज जो कि 15,000 तक होगा। ये 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। जैसे मान लो अगर किसी की सैलरी 6,000 है तो उसको 6,000 मिलेगा। किसी की सैलरी अगर 15,000 से एक्सीड करती है तो उसको 15,000 तक मिलेगा, और ये 15,000 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। एम्प्लॉय विद सैलरी अप टू 1 लाख विल बी एलिजिबल। जो इसका सैलरी 1 लाख तक है उसको वो एलिजिबल होगा। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेबल आफ्टर 6 मंथ ऑफ सर्विस, मतलब जब आपका 6 महीना काम का कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा। जैसे अगर मान लो आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको 15,000 तक का मिलेगा। तो 15,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 7,500। तो 7,500 आपको काम कंप्लीट करेंगे 6 महीने बाद मिलेगा। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा? जब आपको 12 महीना कंप्लीट हो गया, मतलब अगला 7,500 विल बी गिवन टू यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। और उसके साथ आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी कंप्लीट करना है तो आपको एलिजिबल होंगे आप। अब ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हम हैबिट ऑफ सेविंग मतलब अपने अंडर डेवलप कर सके, जैसे कि एक पोर्शन ऑफ इंसेंटिव को सेविंग की तरह रखा जाएगा या फिर डिपॉजिट अकाउंट में एक फिक्स पीरियड में के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ उसको बाद में विड्रॉ कर सकें। अब पार्ट ए विल बेनिफिट अराउंड 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो फिर ये पार्ट कवर करता है जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन ऑल सेक्टर। इसका स्पेशल फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रहेगा, जो हमने ऊपर देखा। तो एम्प्लॉय इंसेंटिव्स उसको मिलेगा कब? जब वो किसी एम्प्लॉय को लेके आएगा जिसकी सैलरी 1 लाख से कम की है। गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देंगे एम्प्लॉयर को 3,000 पर मंथ 2 साल के लिए, हर एडिशनल एम्प्लॉय जो वो लेके आएगा। लेकिन प्रोवाइडेड कि वो एम्प्लॉय जो वो नया लेके आता है उसको 6 महीने तक काम करने की ज़रूरत है, मतलब वो 6 महीने तक अगर काम करेगा तो ही एम्प्लॉयर को 3,000 पर मंथ 2 साल तक के लिए मिलेगा उस एम्प्लॉय को लाने के लिए, उस एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये जो 3,000 रुपीज़ पर मंथ देने का चीज़ है, इसको 3rd और 4th ईयर में भी एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब 4 साल तक आपको 3,000 रुपये पर महीने मिलेंगे किसी एक एम्प्लॉय को लाने के लिए, अगर वो 6 महीने तक काम करता है तो। अब जो एम्प्लॉय इस्टेब्लिशमेंट जो रजिस्टर अंडर EPFO है उसको एटलीस्ट 2 एडिशनल एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं अगर उनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो 50 एम्प्लॉय से कम है, और 5 एडिशनल अगर उनका एम्प्लॉयमेंट जो है 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा है। तो मतलब इस स्कीम के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप 2 एडिशनल एम्प्लॉय को लेके आते हैं, अगर आपके कंपनी का साइज़ 50 एम्प्लॉय से कम है। और अगर आप इस स्कीम के लिए तब एलिजिबल होंगे जब आपको 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा वाला केस है, तो आपको 5 नया एडिशनल एम्प्लॉय को लेके आना पड़ेगा, और उसको अगर वो 6 महीने तक रहेगा तो आपको उस हर एम्प्लॉय के लिए 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे 2 साल के लिए। इससे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर हायरिंग बूस्ट होगा, यूथ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस बढ़ेगा, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स और न्यू एंट्रेंट्स को मिलेगा काम। जॉब रिटेंशन होगा क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ का वो जो स्कीम है कि 6 मंथ का जो क्लॉज है वो जॉब रिटेंशन और अपस्किलिंग में हेल्प करेगा। अपस्किलिंग कैसे? क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कंप्लीट करना है। फिर फॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि यहाँ पे EPFO लिंक पेमेंट्स हैं, जो EPFO में रजिस्टर्ड है उसके लिए ये है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये प्रायोरिटाइज करता है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज यूथ को, क्योंकि वहाँ पे वो मेंशन कर रहा है कि जिसका सैलरी 1 लाख रुपीज़ से कम है, और ये इंक्लूजन सपोर्ट कर रहा है, मोबिलिटी भी। अब सारा जो पेमेंट्स होगा वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड से होगा यूजिंग आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम। पेमेंट टू एम्प्लॉयर will be made directly into their permanent account number linked accounts. That's all. ये था एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम और प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम।